अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के एपिसोड 2 के शुरुआत में डंक अलग अलग छोटे मोटे हाउसेस के लॉर्ड्स के साथ में बात कर रहा है ताकि वो सभी लॉर्ड सर आर्लन ऑफ पेनिट्री को पहचान सके और वो डंक के लिए इवेंचुअली वाउच करे ये कह के कि हाँ डंक असल में नाइट है और वो सर डंकन द टॉल है एंड इसीलिए उसे टूर्नी ऑफ एशवुड में पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। एंड यही सब बताते बताते हमें फ्लैशबैक में सर आर्लन ऑफ पेनिट्री के बारे में कुछ जरूरत से ज्यादा ही चीजें पता चली। तो 209 एसी में वेस्टरोस में कोई ड्रैगन तो नहीं रहे थे बट सर आर्लन ऑफ पेनिट्री के पास में एक ड्रैगन जरूर है। यहाँ पर वी कैन नोटिस कि सर आर्लन ऑफ पेनिट्री ने कितने सारे अलग अलग छोटे मोटे बैटल्स में फाइट किया होगा क्योंकि उनके बॉडी पर कई सारे इंजुरीज के निशान थे एंड ऐसे ही इस बार भी उनके हाथों पर एक गहरा कट आया हुआ हमें दिखाई दिया। एंड ये शॉट उन्होंने जैसे ही दिखाया तो मुझे सर जोरा मॉर्मॉन्ट के इस गेम ऑफ थ्रोन्स के शॉट की याद आ गई। देन डंक बातों ही बातों में हाउस फ्लोरेंट का नाम लेता है एंड उसके किसी लॉर्ड को कहता है कि हाउस फ्लोरेंट के लिए भी सर आर्लन ने काम किया था। गेम ऑफ थ्रोन्स के सैमुएल टार्ली की माँ मेलिसा फ्लोरेंट ही थी एंड इवन स्टैनिस बराथियन की वाइफ शिरिन बराथियन की मॉम सेलिस फ्लोरेंट बिलोंग्स टू हाउस फ्लोरेंट ऑफ रीच। यहीं पर डंकन हाउस हेफर्ड का भी नाम लेता है, उनके भी किसी लॉर्ड से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए वाउच करे एंड ये हाउस बसा हुआ है क्राउन लैंड्स में और ये किंग्स लैंडिंग के काफी नजदीक आता है। हमें यहीं पर पता चलता है कि सर आर्लन ऑफ पेनिट्री ने फर्स्ट ब्लैकफायर रेबेलियन के बैटल ऑफ रेडग्रास फील्ड में लॉर्ड हेफर्ड के भाइयों के साथ में एक बटालियन में से पार्टिसिपेट किया था एंड उस बैटल में सर आर्लन ऑफ पेनिट्री का तभी का स्क्वायर उनका खुद का नेफ्यू मारा गया एंड उसी के बाद में इवेंचुअली उन्होंने डंक को किंग्स लैंडिंग में कभी तो देखा एंड स्क्वायर बनाया। अब एग्जैक्टली बैटल ऑफ रेडग्रास फील्ड और ये पूरा फर्स्ट ब्लैकफायर रेबेलियन आखिर क्या था उसके ऊपर मैंने अच्छे से 4 पार्ट्स की इन डेप्थ स्टोरी विद ऑल द कैरेक्टर्स पहले ही बनाई है। अगर आपको वो देखना है तो आप ये प्लेलिस्ट यहाँ पर देख सकते हो बट आई फील उस पूरे लंबे कहानी का शॉर्ट सिनॉप्सिस इस वीडियो में देना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि वेस्टरोस में अभी एग्जैक्टली क्या हालात है। तो वो कहानी जाननी है तो ये जान लीजिए कि हाउस टारगेरियन के 2 एंसेस्ट्रल फेमस स्वॉर्ड्स है। एक है डार्क सिस्टर जो कि जाबाज टारगेरियन फाइटर्स को दी जाती है और इस स्वॉर्ड को सबसे पहले विसेन्या टारगेरियन ने उसके एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट के वॉर्स में वगैरह यूज किया था एंड उसके बाद डेमन टारगेरियन एमन द ड्रैगन नाइट ऐसे कई सारे अलग अलग जाबाज टारगेरियंस ने उसे इस्तेमाल किया। बट इस डार्क सिस्टर के अलावा उससे भी थोड़ी सी बड़ी और इंपॉर्टेंट एक स्वॉर्ड थी जिसका नाम है ब्लैक फायर। ये ब्लैक फायर भी डार्क सिस्टर के तरह ही एक वलेरियन स्टील स्वॉर्ड होती है जो हाउस टारगेरियन का सबसे इंपॉर्टेंट एंसेस्ट्रल वेपन है क्योंकि ये स्वॉर्ड सबसे पहले किंग एगॉन द फर्स्ट टारगेरियन यानी कि एगॉन द कॉन्करर ने यूज की थी एंड उसके बाद में ये स्वॉर्ड सिर्फ और सिर्फ टारगेरियंस के राजा के पास ही जाती है। तो बेसिकली जिसके हाथों में ये स्वॉर्ड है वही राजा है। ऐसे ही ऑलमोस्ट 200 सालों की टारगेरियंस की परंपरा रहती है। तो होता ये है कि अराउंड 185 एसी इस समय पर किंग एगॉन द 4 टारगेरियन राजा था एंड वो एक नंबर का अय्याश था। वैसे तो इस मोटे किंग एगॉन द 4 की रानी उसकी क्वीन थी नेरिस टारगेरियन और उन्हें डेरॉन करके एक फर्स्ट बॉर्न सन भी हुआ बट ये भाई साहब सिर्फ अपने बीवी के साथ में नहीं बट पूरे किंग्स लैंडिंग में ही क्या पूरे वेस्टरोस में यहाँ वहां पर कई सारे औरतों के साथ में संबंध बनाता रहता। ऐसे ही संबंध बनाने के वजह से एक बार उसे एक डेना टारगेरियन नाम के औरत से एक बास्टर्ड सन एक नाजायज बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया डेमन। अभी ये जो डेरॉन था वो थोड़ा सा बुकिश एकदम सिंपल सा बंदा था बट दूसरे तरफ डेमन एकदम ही बैडएस और वो यंगेस्ट एवर टारगेरियन नाइट भी बना। तो ये जैसे ही किंग एगॉन द 4 ने देखा तो इवेंचुअली उसने एक दिन बिना सोचे समझे अपनी खुद की ब्लैक फायर स्वॉर्ड जो उसे उठाने भी नहीं होती थी वो सीधा उसने अपने बास्टर्ड बेटे डेमन को गिफ्ट कर दी एंड ये जैसे ही हुआ तो उस बास्टर्ड बेटे डेमन ने अपने आप को डेमन ब्लैक फायर ही कहना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं आगे जब एगॉन द 4 एकदम मरने के कगार पे था वो डेथ बेड पर था तभी उसने अपने सभी बास्टर्ड्स को लेजिटिमाइज कर दिया यानी ये जो भी डेमन ब्लैक फायर और बाकी जितने भी बास्टर्ड्स इस एगॉन द 4 के थे उन सभी का अभी टारगेरियंस के लेगेसी पर उनके लैंड उनका मनी उनके पावर पर उतना ही हक है जितना कि असली टारगेरियंस का है एंड ये होते ही मामला काफी पेचीदा हो
हो गया, क्योंकि जब किंग एगोन द फोर मरा तभी कई सारे लोग डेरॉन को ही हेयर टू द थ्रोन मानते थे, क्योंकि वो ऑफिशियली उसके क्वीन नेरिस का बेटा था। टारगेरियन राजा रानी के शादी से जन्म हुआ ये लड़का था। बट इसके बावजूद कई सारे हाउसेस का ये कहना रहा, अगर डेरॉन शादी में से जन्मा है तो क्या हुआ, डेरॉन लुक्खा है, उसमें कोई दम नहीं। एंड इसीलिए एगोन द फोर ने डेरॉन को नहीं बट डेमन को ब्लैक फायर तलवार दी। एंड ब्लैक फायर सॉर्ड जिसको दी जाती है वही टारगेरियंस के इतिहास में आयरन थ्रोन पे बैठता है। अब तक ऐसा ही हुआ था कि ओनली पर्सन हु बोर्स द ब्लैक फायर सॉर्ड कैन सेट द आयरन थ्रोन। तो एगोन द फोर के मरने के कुछ ही हफ्तों के बाद में पूरे वेस्टेरोस में दो अलग अलग फैक्शंस बन गए। पूरे रेल्म के कई सारे मेजर हाउसेस डेरॉन टारगेरियन को सपोर्ट करने लगे एज अ किंग, एंड दूसरा साइड डेमन ब्लैक फायर को सपोर्ट करने लगा एज अ किंग। एंड इसी के साथ शुरू हुआ फर्स्ट ब्लैक फायर रेबेलियन, जो आगे चल के बैटल ऑफ रेडग्रास फील्ड में खत्म हुआ, जिसमें असल में ब्लैक फायर्स हारे, डेमन ब्लैक फायर हारा था। एंड उसी के बाद में डेरॉन किंग बना, वो ऑफिशियली किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन बना। अब एग्जैक्टली ब्लैक फायर्स बैटल ऑफ रेडग्रास फील्ड में कैसे हारे, मोटे किंग एगोन द फोर ने क्या क्या अय्याशी अलग अलग हसीनाओं के साथ में की, वो सभी चीजें आपको इस प्लेलिस्ट में अच्छे से पता चलेगी। बट एनीवेज लेट्स मूव अहेड। यहां पर हमें दिखाई देता है कि डंक इस समय पर लियो द लॉन्ग थॉर्न टायरल से बात कर रहा है। डंक उन्हें वही बताता है कि सर आर्लन ऑफ पेनिट्री कितने अच्छे थे। वो वैसे कोई जाबाज फाइटर तो नहीं थे बट वो हमेशा लड़ते रहते हैं। डंक के मुताबिक सर आर्लन गरीबों को कई सारे अलग अलग छोटे विलेजेस में हमेशा हेल्प करते रहते हैं। एंड वी कैन सी कि डंक सर आर्लन को दूर से कितना रिस्पेक्ट से हमेशा देखते रहता और यही समझता कि सर आर्लन कितने अच्छे दिल के सच्चे नाइट है। सर आर्लन ऑफ पेनिट्री का उसके ऊपर कितना ज्यादा इम्पैक्ट गिरा वो हमें इस एपिसोड के एंड में अच्छे से और पता चलेगा ही। यहीं पर हमें फ्लैशबैक में दिखाई देता है कि डंक द स्क्वायर और सर आर्लन द हेज नाइट किस तरीके से अपनी फ्रीलांसिंग की जिंदगी जी रहे थे। और एक बार वो एकदम बारिश में एक ट्री के नीचे बैठ के मस्त में हार्ड सॉल्ट बिफ खा रहे थे। एंड यही इस एपिसोड का नाम भी दिया है। वहां पर एकदम बारिश हो रही थी और खाने में कुछ ज्यादा था भी नहीं, बट फिर भी हार्ड सॉल्ट बीफ खाते हुए वो दोनों मस्त हंसते हैं एंड ऐसे ही छोटे फन मोमेंट्स में जीते हुए वो अपनी जिंदगी जी रहे थे। तो बेसिकली हमें यही पता चला कि सर आर्लन ऑफ पेनिट्री और डंक ने पिछले यही कुछ 10 साल ऐसी ही जिंदगी जी होगी। बट इट सीम्स कि इस बार जो सर आर्लन के हाथों में कट आया था उसका कुछ इन्फेक्शन वगैरह में भी उनको हुआ एंड उसी कारण इवेंचुअली सर आर्लन ऑफ पेनिट्री की मौत हुई ऑन द वे टू एशफोर्ड। तो ये सभी चीजें डंक रीच के मोस्ट पावरफुल हाउस टायरेल के लॉर्ड लियो टायरेल को बताता है और उन्हें यह भी कहता है कि सर आर्लन हमेशा हाउस टायरेल का अच्छे से बात करते हैं क्योंकि उनके जिंदगी का बेस्ट टाइम उन्होंने हाई गार्डन में ही स्पेंड किया। तो ये सब चीजें वो बताता तो है बट फिर भी उससे कुछ हुआ नहीं बिकॉज लॉर्ड सर लियो टायरेल डजंट रिकॉग्नाइज सर आर्लन ऑफ पेनिट्री और ये सुनते ही डंक वहां से सैड होके निकल गया। अगले सीन में हमें दिखाई दिया डंक एंड एग का कॉन्वर्सेशन एंड यहाँ पर एग सीधा डंक को कहता है कि इन सभी लॉर्ड्स के परमिशन को तुम चाहते क्यों हो, तुम्हें ये वाउच वगैरह क्यों चाहिए, तुम्हें अपने आप को उनके सामने कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि तुम भी एक नाइट हो, तो शान से रहो। उस लॉर्ड टायरेल को जाके सीधा चैलेंज करो एंड तो एग ये सब बातें तो करता है बट डंक उन सभी बातों को नहीं मानता क्योंकि उसके मुताबिक वो सही में उन बड़े बड़े लॉर्ड्स के सामने छोटा आदमी है एंड वो जो भी टायरेल्स, फ्लोरेंट और हेफर्ड वाले लॉर्ड्स है वो सभी उसके ऊपर बड़े लेवल के नोबलमैन है। ये सभी बातें डंक एंड एग की शुरू ही थी कि इतने में वहां पर आ गया हाउस टारगेरियन एंड उनके आते ही एग के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने डंक को सीधा कह दिया कि मैं वापस कैंप साइट पर जा रहा हूं एल्म ट्री के यहाँ पर। तो आखिर एग ने ऐसा किया क्यों? तो अब तक हमें कई सारे क्लूज एग के आइडेंटिटी के बारे में यहाँ वहां पर पता चलते हैं कि एग कोई ऐसे ही मामूली गरीब बच्चा तो नहीं है जो डंक को एक इन में मिला। एग जरूर कोई रिच फैमिली से होगा क्योंकि एग की जो एक्सेंट है वो एकदम ही पॉश है। फर्स्ट एपिसोड में जब एग डंक को मिला तभी डंक ने उसे कहा था कि तुम घोड़े साफ करोगे क्या, तो उसने सीधा कहा था कि मैं चाहूं तो करूंगा। फिर डंक ने उसे एक कॉपर पेनी दिया तो
तो एग उसे उठाता भी नहीं है, बट अगर कोई गरीब बच्चा होता तो उसे वो जरूर उठा लेता। देन यहीं पर उनके कॉन्वर्सेशन के जस्ट पहले एग को इस तरीके से एकदम बिना घोड़े के चलना काफी ह्यूमिलिएटिंग लगता है, एंड वो चीज उसने डंक को बताई तो डंक ने उसे सीधा कहा कि तुम चुप बैठो। फिर हमने यहीं पर देखा कि एग कई बार बड़े बड़े वेस्टेरोस के लॉर्ड्स जैसे कि लॉर्ड टायरेल को भी इज्जत नहीं देता, उनको सीधा डाउन प्ले करता है। तो डेफिनेटली एग सीक्रेटली कोई एकदम हाई बॉर्न बंदा है। एनीवेज यहाँ पर अभी हाउस टारगेरियन आ गया है एंड उनका लॉर्ड एशफोर्ड स्वागत करते हैं। वो यहाँ पर कहते हैं कि बेलोर एंड छोटे मेकार आपका यहाँ पर स्वागत है, एंड वो बेलोर को अपने बेटी ग्विन एशफोर्ड से इंट्रोड्यूस कराते हैं, बिकॉज ये पूरी टूर्नी ऑफ एशफोर्ड ग्विन के जन्मदिन के जश्न के लिए ही रखी गई थी। इसके बाद में वहीं पर और एक टारगेरियन प्रिंस आता है और उसकी भी डंक से मुलाकात हुई, बट ये जो भी अलग अलग टारगेरियन फैमिली मेंबर्स है वो आखिर है कौन? तो 195-196 एसी के ब्लैक फायर रेबेलियन को जीतने के बाद में किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन यानी डेरॉन द गुड और क्वीन मिराया मार्टेल का पीसफुल रेन पूरे वेस्टेरोस में शुरू हो गया था, एंड उन्होंने वापस अच्छी तरीके से वेस्टेरोस को यूनाइट किया। इवेंचुअली अराउंड 209 एसी तक यानी कि इस कहानी के स्टोरी तक टारगेरियंस का परिवार बहुत ही बड़ा था। इसमें सबसे पहले तो आते हैं थोड़े से बुढ़े हुए राजा रानी डेरॉन द गुड एंड मिराया मार्टेल, एंड उनके थे टोटल 4 बेटे। सबसे पहला है बेलोर, सेकंड इज एरिस, थर्ड इज रेगेल एंड लास्टली फोर्थ सन ऑफ देयर्स मेकार। इन चारों बेटों में एरिस एंड रेगेल कहानी के लिए वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं, बट उनकी क्विक इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है क्योंकि इन दोनों का इस सेकंड एपिसोड में नाम आगे लिया गया था। तो ये जो भी एरिस टारगेरियन है वो एकदम ही पढ़ाकू बंदा था, वो सुबह शाम रेड कीप के लाइब्रेरी में पढ़ा रहता, एंड ये जो भी एरिस है उसे प्लीज डोंट कंफ्यूज विथ एरिस द सेकंड जो कि आगे चल के मैड किंग एरिस टारगेरियन बना, जिसे इवेंचुअली किंग स्लेयर जेमी लैनिस्टर ने मारा। तो वो एरिस द सेकंड है, ये फर्स्ट एरिस है। एनीवेज इस पढ़ाकू एरिस के बाद में आता है पागल सन की रेगेल, और ये बंदा मतलब सभी टारगेरियंस के इतिहास का वन ऑफ द क्रेजीएस्ट बंदा। ये भाई साहब लिटरली पागल था। वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो नॉर्मल रहता, बट अचानक से उसे दिमागी कुछ दौरे पड़ जाते और वो पूरे रेड कीप में नंगा नाचते हुए घूमता। तो दैट्स इनफ इंफॉर्मेशन फॉर दीज टू। अभी हम जानते हैं सबसे बड़ा बेटा ऑफ डेरॉन बेलोर के बारे में। तो ये बेलोर जितना अच्छा तगड़ा नाइट था उतना ही वो एकदम ऑनरेबल अच्छा बंदा था। उसके पर्सनैलिटी के बारे में आप ऐसा ही समझो कि ये एकदम नेड स्टार्क इन अ टारगेरियन है। इसी बेलोर ने अपने छोटे भाई मेकार के साथ में फेमसली बैटल ऑफ रेडग्रास फील्ड को जीता था, एंड उसी कारण सभी लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब इसके अपीयरेंस के बारे में खास बात यह है कि ये बेलोर टारगेरियन होने के बावजूद इसके बाल ब्लैक थे, बिकॉज उसके बॉडी के जीन्स उसके मॉम मिराया मार्टेल के जीन्स से ज्यादा इंस्पायर्ड रहे। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। आई एम रियली ग्लैड कि नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के राइटर्स ने एक टारगेरियन को बुक एक्यूरेट ब्लैक हेयर दिए, वरना हमने पहले हाउस ऑफ द ड्रैगन में देखा था कि किस तरीके से रेनिस को एकदम ही व्हाइट हेयर दिए गए, जबकि उस रेनिस के बुक में असल में ब्लैक हेयर थे। एंड इसका रीजन उन्होंने दिया कि ऑडियंस एकदम स्टूपिड है, वो टारगेरियंस को सिर्फ व्हाइट हेयर होते हैं यही समझकर बैठे हुए हैं। तो एनीवेज राजा डेरॉन द सेकंड का फर्स्ट बॉर्न सन होने के नाते ये बेलोर फ्यूचर किंग बनेगा, ये डिसाइडेड था, एंड उसी कारण उसे हेयर टू द थ्रोन प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन का किताब भी दिया गया था। एंड इसी के साथ साथ वो अपने पिता डेरॉन द सेकंड का हैंड ऑफ द किंग भी था। एक्चुअली डेरॉन द सेकंड वैसे पिछले 1-2 सालों से काफी बीमार वगैरह रहने की वजह से ऐसा ही समझो कि बेलोर एक तरीके से पूरे वेस्टेरोस का डिफैक्टो लीडर भी बन चुका है। एंड इस बेलोर की शादी हुई थी जेन्ना डोंडारियन के साथ में, और उन दोनों को भी 2 बेटे थे। पहला है वलार एंड सेकंड इज मटारिस। मटारिस के बारे में हम इतना नहीं जानेंगे, बट वलार इस समय पर टीनेजर होने के बावजूद एक जाबाज नाइट बन के उभर के आने लगा था। उसके पिता बेलोर जो भी कहते
कहते वो करता, वो एकदम ही अच्छा संस्कारी, एकदम शर्मा जी के बेटे वाला बेटा था, ऐसा ही समझो। देन बेलोर के बाद में आता है उसका सबसे छोटा भाई मेकार। इसका लुक देख के आपको समझा ही होगा, उसके जीन्स उसके माँ से ज्यादा उसके पिता डेरॉन से इंस्पायर्ड थे। इस मेकार की भी एक डॉर्निश वाइफ थी, डियाना डेन, और उनके फैमिली में टोटल 4 बेटे और 2 बेटियां थी। मेकर बचपन से ही एकदम सीरियस गुस्सेल किस्म का बंदा रहा था, बट जब से उसके वाइफ डियाना की मौत हुई उसके बाद तो मेकार का गुस्सा और भी ज्यादा होने लगा और वो हमेशा सैड ही रहता। तो इस मेकार और डियाना के बेटों में सबसे पहला आता है डेरॉन, जिसका नाम डेरॉन रखा गया था किंग डेरॉन द सेकंड के नाम पर ही। सेकंड आता है एरियन, थर्ड इज एमन द वाइज। उसे सब लोग वाइज कहते बिकॉज वो भी बचपन से काफी पढ़ाकू रहता और वो अपने अंकल एरिस के साथ में दिन रात टारगेरियंस के लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते रहता। एंड यही एमन आगे अंधा बना एंड उसे हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा। देन नेक्स्ट इज डेला, फिफ्थ इज एगॉन एंड लास्टली है छोटी रे। तो इस टारगेरियन फैमिली के बाद में आपको ये तीनों कौन है पता ही चले होंगे। ये 2 भाई है बेलोर एंड मेकार एंड ये लड़का है एरियन टारगेरियन। तो ये जैसे ही लोग यहाँ पर कैसल एशफोर्ड के सामने आए तो डंग दूर से ही इन सभी टारगेरियंस को देखता है, क्योंकि डंग को इन टारगेरियंस से मिलना था क्योंकि उसे टूर्नी में पार्टिसिपेट करना है। तो वो दूर से उन टारगेरियंस को देख ही रहा था कि इसी बीच वहां पर अचानक से आ गया एरियन, जो कि मेकार का सेकंड बॉर्न सन है। एरियन ने जैसे ही डंकन को देखा तो पहले तो वो डंकन को घोड़े संभालने वाला स्टेबल बॉय समझ बैठा एंड देन फिर उसे लगा कि वो कैसल एशफोर्ड का नौकर ही है। बट डंकन उसे समझाता है कि वो कोई स्टेबल बॉय या फिर नौकर नहीं बट वो एक नाइट है। जैसे ही उसने ये कहा तो एरियन ने एकदम घमंड में सीधा कह दिया कि कैसे चमन चोमू लोगों को आजकल नाइट बनाया जाता है। ऐसा ही एकदम एरोगेंस वाला स्वैग झाड़ के एरियन सीधा कैसल एशफोर्ड में चला गया। जैसे ही एरियन निकल जाता है तो एक घोड़ा थोड़ा सा कंट्रोल के बाहर गया जिसे डंकन ने कंट्रोल किया और उस टेबल में लगा दिया। एंड इसी बीच उस टेबल में डंकन की मुलाकात होती है 2 किंग्सगार्ड से, सर रोलैंड क्रेकहॉल एंड सर डोनेल ऑफ डस्केंडेल। इन दोनों की एंट्री होते ही आई वॉज प्लेजेंटली शॉक कि इन दोनों का किंग्सगार्ड का आर्मर कितना ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन किया गया है। गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन के जो भी किंग्सगार्ड के आर्मर थे उनके कंपैरिजन में ये आर्मर बहुत ही अच्छा था एंड दिस इज कंप्लीटली बुक एक्यूरेट, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली हमें किंग्सगार्ड का 7 स्वॉर्ड्स एंड अ क्राउन का सिजिल फाइनली आर्मर पे देखने मिला। इवन टारगेरियंस के वो रॉयल बॉडीगार्ड्स है, इसीलिए यहाँ पर कुछ ड्रैगन स्केल जैसा भी डिजाइन इस आर्मर में हमें दिखाई देता है। तो दिस वॉज 10 आउट ऑफ 10 डिजाइन, इट वॉज परफेक्ट। अगर आपको किंग्सगार्ड एग्जैक्टली कौन होते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है वो जानना है तो यू कैन चेक दिस वीडियो इन डेप्थ, बट अभी इतना ही समझ लो कि किंग्सगार्ड रॉयल फैमिली के बॉडीगार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से फनी कॉन्वर्सेशन हुए। यहाँ पर सर रोलैंड क्रेकहॉल जो है उसे 2 नंबर करना था कहीं पर तो जाके टॉयलेट में, एंड उसने वही चीज डंकन को पूछी कि यहाँ पर कहीं आसपास टॉयलेट है क्या। तो डंकन ने कहा कि ऐसे तो उसे कुछ पता नहीं। तो सर रोलैंड को पता चल गया कि उसे अभी यहाँ वहां पर कहीं तो घास में जाके ही करना पड़ेगा एंड इसीलिए वो सैड होके वहां से निकल गया। इसी के बाद सर डोनेल ऑफ डस्केंडेल डंकन को कहते हैं कि वो सर रोलैंड बेचारा हाउस क्रेकहॉल जैसे बड़े हाउस से बिलोंग करता है एंड अभी उस बेचारे को कहीं घास में जाके टट्टी करनी पड़ेगी। तो डंक उसके रिप्लाई में फनी अंदाज में कहता है कि आई बेट कि एक हफ्ते में वो एडजस्ट हो ही जाएगा, वो अपने शर्म को छोड़ के घास में करना सीख ही लेगा। तो इसके बाद डोनेल ऑफ डस्केंडेल ने पूछा कि डंक आखिर है कहां से। तो डंक उसे कहता है कि वो एकदम गरीब हेज नाइट है, वो वैसे बिलोंग कहीं से भी नहीं करता। तो जैसे ही डोनेल ने देखा कि डंकन थोड़ा सा सैड है ऐसे कहते हुए, तो डोनेल भी कहता है कि उसकी फैमिली भी कहीं से भी बिलोंग नहीं करती, वो भी गरीबी में से आया हुआ बंदा है। तो जैसे ही ये सुना तो डंक वाज क्वाइट शॉक, क्योंकि उसे तो लगा कि डस्केंडेल के फेमस हाउस डार्कलिन से ही ये डोनेल बिलोंग करता है, बट ऐसा असल में नहीं था। डोनेल ऑफ डस्केंडेल डंकन को बताते हैं कि वो हाउस डार्कलिन से बिलोंग नहीं करता, वो किसी क्रैब पकड़ने वाले फिशरमैन फैमिली से बिलोंग करता है और वो आज इस किंग्सगार्ड के मुकाम तक पहुंच चुका है। तो ये सुनकर डंक भी एकदम शॉक्ड हुआ, बट वो थोड़ा सा मोटिवेट भी हुआ, क्योंकि एक छोटे फिशरमैन फैमिली का बंदा अभी एक
किंग्सगार्ड के पोजीशन पे है तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। जैसे ही उनका कॉन्वर्सेशन खत्म हुआ तो पीछे हमें और एक किंग्सगार्ड सर विलेम वॉइल्ड दिखाई दिए एंड ये बंदा काफी यंग एक्टर लग रहा है, जबकि बुक में सर विलेम वाइल्ड इट्स काफी ओल्ड। तो सर डोनाल्ड ऑफ डस्केंडेल के कॉन्वर्सेशन के बाद में डंकन वहां से निकलने ही वाला था स्टेबल में से कि जाते जाते उसे एक सीक्रेट डोर दिखाई दिया जो कि सीधा कैसल एशफोर्ड में जा सकता है, ऐसा उसे लगा एंड वो सीधा उस डोर में से कैसल में घुस गया। डंक का आइडिया एकदम ही सही रहा क्योंकि वो सीक्रेट रास्ता सही में कैसल एशफोर्ड के लॉर्ड एशफोर्ड के दरबार के यहाँ तक ही जाके पहुंचा। जैसे ही डंक उस दरबार के बाहर पहुंचा तो लॉर्ड एशफोर्ड बेलॉर और मेकार से कहते हैं कि यंग प्रिंसेस कभी ना कभी पहुंच जाएंगे, आप उनकी चिंता मत करो, उनके आने में थोड़ी सी देरी हुई रहेगी, उनको आने में थोड़ा डिले हुआ रहेगा। बट यहाँ पर मेकार एकदम गुस्से में कहता है एफ मी, उन्हें कोई डिले नहीं हुआ। तो बेलॉर उसके रिप्लाई में मेकार को सुनाता है कि हमारे होस्ट को यानी लॉर्ड एशफोर्ड को ऐसे एफ वर्ड यूज करके कर्स मत करो, उन्हें गाली मत दो। तो मेकार वापस से एकदम गुस्से में कहता है आई सेड एफ मी नॉट एफ हिम। एंड जस्ट लाइक दैट हमें बस इन कुछ ही डायलॉग्स में इन दोनों जबरदस्त टारगेरियंस के पर्सनालिटीज के बारे में पता चल गया। एज आई सेड अर्लियर, मेकार टारगेरियन थोड़ा गुस्सेल है, वो थोड़ा मनमानी करने वाला एरोगेंट टारगेरियन है, बट उसका बड़ा भाई हैंड ऑफ द किंग हेयर टू द थ्रोन बेलॉर एकदम ऑनरेबल है। अगर मैं वेस्टेरोस के सभी हाउसेस की टियर लिस्ट बनाता हूं, एक्चुअली दैट्स अ रियली गुड आइडिया फॉर सम फ्यूचर वीडियो, तो हाउस एशफोर्ड यही कुछ 4th टियर ऑफ एंटायर लिस्ट आ सकता है। बट फिर भी बेलॉर टारगेरियन उस हाउस एशफोर्ड के लॉर्ड एशफोर्ड से एकदम अदब से पेश आता है, एकदम ऑनरेबली उनसे बात करता है। तो एनीवेज यहाँ पर अभी इस समय पर मेकार गुस्सा होने का रीजन भी है एंड दैट इज उसका बड़ा बेटा डेरॉन एंड उसका 4th सन एगोन यहाँ पर टूर्नी आने के लिए निकले थे, बट वो रास्ते में कहीं पर तो गायब हो गए एंड उसके मुताबिक उन्हें आने में कोई देरी नहीं हुई, उन्हें कुछ डिले वगैरह नहीं हुआ। मेकार को लगता है कि उसका बड़ा बेटा डेरॉन जानबूझ के कहीं पर तो भाग गया क्योंकि वो एक कायर है और उसे टूर्नी में पार्टिसिपेट नहीं करना। जैसे ही ये बेलॉर ने सुना तो वो अपने भाई को समझाता है कि तुम्हारे बड़े बेटे डेरॉन ने ऐसे पहले भी किया है, तो तुम्हें उसे वापस से ऐसे टूर्नी के लिस्ट में डालना ही नहीं चाहिए था। तो जैसे ही ये टारगेरियंस ब्रदर्स की बातें डंक बाहर से सुन रहा था कि उतने में वहां पर आ जाती है ग्विन एशफोर्ड। एंड इसके बारे में खास बात यह है कि ग्विन करके ये नाम हमें बुक्स में बताया नहीं गया था, इसका नाम यहीं पर शो में रिवील किया गया एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये बंदी तो एकदम नटखट टीनेजर है। यहाँ पर ग्विन डंक को डराती है कि टारगेरियन परिवार के 2 प्रिंस इस समय पर गायब हुए हैं एंड इसके कारण पूरे वेस्टेरोस में वॉर्स भी शुरू हो सकते हैं। वॉर्स हैव स्टार्टेड फॉर लेस रीजंस। तो ये बातें सुनते ही डंक के चेहरे के होश उड़ गए एंड उसका वो बुद्धू फेस देखकर ग्विन सीधा कहती है कि तुम बड़े तो हो बट तुम स्टूपिड मूर्ख भी हो। इसके बाद हमें वापस बातें सुनाई देती है जिसमें बेलॉर मेकार को समझाता है कि सर रोलैंड क्रेकहॉल ऑफ किंग्सगार्ड, जिन्हें हमने पहले भी देखा था, वो डेरॉन और एगोन को अच्छे से ढूंढ लेंगे, तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम चिंता मत करो। तो मेकार ने सीधा रिप्लाई किया, हाँ वो सब तो ठीक है सर, रोलैंड उनको ढूंढ लेंगे, बट टूर्नी खत्म होने के बाद में डेरॉन को ढूंढ लिया तो क्या फायदा। इसका मतलब उसके बेटे डेरॉन ने टूर्नामेंट को तो बराबर से अवॉइड कर ही लिया। फिर बेलॉर यहां पर समझाता है कि एरिस यानी कि बेलॉर और मेकार का वो बीच वाला पढ़ाकू टारगेरियन एंड रेगेल यानी कि नेकेड डांसर ऑफ रेड कीप, ये दोनों उनके बीच में आने वाले जो टारगेरियन ब्रदर्स है वो भी वैसे कोई नाइट्स नहीं, और उनके माता पिता डेरॉन और मिराया ने उन दोनों को कभी भी नाइट बनने के लिए फोर्स नहीं किया। तो मेकार तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। तुम क्यों अपने बड़े बेटे डेरॉन को टूर्नी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तुम उसे क्यों फोर्स करना चाहते हो कि वो कुछ भी करके नाइट बने। तो इसके रिप्लाई में मेकार अभी भी गुस्से में कहता है, डेरॉन को तो मैं चेंज करके ही रहूंगा एंड ही विल चेंज और एल्स आई विल सी हिम डेड। तो मेकार को आप डैड ऑफ द ईयर का टाइटल ही दे दीजिए, क्योंकि उसका बेटा मरेगा तो भी चलेगा, बट उसे कुछ भी करके अपने बड़े बेटे डेरॉन को एक अच्छा टूर्नी नाइट बनाना ही है। तो मेकार का ऐसे बिहेवियर होने का एक रीजन भी है
एंड दैट इज मेकार इट्स फोर्थ बॉर्न सन। एंड हमेशा बेलोर को ही सब जगह पर रिस्पेक्ट मिलता है, उसे ही इज्जत मिलती है। ये देख के थोड़ा सा क्यों ना हो मेकार जेलस फील करता है। बैटल ऑफ रेडग्रास फील्ड में इवन मेकार ने काफी अच्छी तरीके से फाइट किया था, बट उस पूरे बैटल को जीतने का क्रेडिट हमेशा बेलोर को दिया गया। एंड ये चीज भी मेकार को कभी पसंद नहीं आती। इवन इस एपिसोड में दोनों जब एशफोर्ड में आते हैं तभी बेलोर को कई सारे अलग अलग टाइटल से बुलाया जाता है, एंड मेकार को जस्ट बेलोर का भाई ऐसा ही करके बोला गया। तो यू कैन जस्ट फील कि मेकार में वो एक छोटे भाई वाली थोड़ी सी जेलेसी जरूर है, बट मेकार के मन में अपने बड़े भाई को लेके ऐसे कोई बड़ा हेट्रेड भी नहीं था, क्योंकि उनके माता पिता डेरॉन द सेकंड एंड मिराया ने अच्छे संस्कार अपने सभी बेटों में डाले थे, तो उसी कारण उन सभी का भाईचारा बरकरार रहा था। इसी में इवन मेकार ने कई बार ये भी देखा था कि बेलोर का बेटा वलार किस तरीके से जाबाज नाइट बन के उभर के आने लगा है, एंड कैसे वो अपने पिता की सभी बातें वगैरह सुनता है। तो वो भी चाहता है कि उसके बेटे भी वैसे ही बने एंड उसकी बातें वो सभी सुने, बट ऐसा होता नहीं। मेकार के सभी बेटे जो भी मेकार कहते उसका उल्टा ही करते। एंड ये सब जब शुरू ही था, मेकार गुस्से में बेलोर से बातें कर ही रहा था कि तभी व्हाइट दाढ़ी वाले मेकार ने डंग को नोटिस किया दीवार के पीछे, एंड और वो चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम इस तरीके से स्पाई करने का मतलब क्या है? ये सुनते ही डंग उस दरबार में आ गया, एंड उसे देखकर वहां पर मौजूद प्लमर के भी होश उड़ गए, क्योंकि टारगेरियंस की बातें छुप के सुनना मतलब मैसिव क्राइम है। और यहाँ पर अभी एक चीज भी गलत डंकन ने कही तो उसकी मौत तो पक्की ही समझो। यहाँ पर जैसे ही डंकन आया तो वो बताता है कि वो वहां पर टूर्नी में पार्टिसिपेट करने आया है, और उसके लिए लॉर्ड मैनफ्रेड वाउच नहीं करना चाहते, और ना ही अलग अलग लॉर्ड्स उसके लिए वाउच कर रहे हैं। डंक उनको बताता है कि वो सही में नाइट है, और वो सर आर्लन ऑफ पेनिट्री की स्वॉर्ड एंड शील्ड को उनको दिखा देता है। जैसे ही ये सभी बातें डंक ने कही तो मेकार को समझता ही नहीं है कि व्हाट द एफ इज गोइंग ऑन हियर। अबे तू है कौन भाई, और तू क्या बात कर रहा है? तब ऑनरेबल बेलोर ने मेकार को कहा, भैया इंट्रूडर्स तो हम है, ये जो भी नाइट है उसका यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर काम हो सकता है। तो इसीलिए बेलोर डंग को आगे आकर खुल के बात करने के लिए कहता है। जैसे ही ये हुआ तो डंग सभी चीजें बताता है कि किस तरीके से सर आर्लन ऑफ पेनिट्री उसके नाइट थे, और वो डंकन उनका स्क्वायर था, और इवेंचुअली सर आर्लन ने किस तरीके से डंग को नाइट बनाया, और उनका स्वॉर्ड एंड शील्ड अभी उसके पास है, एंड उसकी रिक्वेस्ट है कि उसे इस टूर्नी में पार्टिसिपेट करने दो। ये सब कुछ सुनते ही लॉर्ड एशफोर्ड ने यहाँ पर सीधा कह दिया कि अबे तेरे पास स्वॉर्ड एंड शील्ड है, मतलब क्या तुम नाइट बन गए क्या? ऐसा कभी नहीं होता, क्या पता तुमने कहीं से चुरा लिया हो। अगर तुम्हारे पास कुछ और बड़ा प्रूफ है तो बताओ। जैसे ही डंक ने ये सुना तो उसने सीधा बेलोर टारगेरियन को ही पूछा कि क्या वो सर आर्लन ऑफ पेनिट्री को जानते हैं। अभी ऐसे सीधा टारगेरियन प्रिंस हैंड ऑफ द किंग को सवाल पूछने की वजह से इवन प्लमर भी शॉक्ड हो गया। बट सरप्राइज सरप्राइज, पता नहीं बेलोर के पास में सभी अलग अलग जाउस्टिंग टूर्नामेंट्स का डेटाबेस रखने वाला कौन सा स्टैट्स का एप्लीकेशन है, बट बेलोर को जो भी टूर्नामेंट्स यहाँ वहां पर होती है उसके बारे में सब कुछ पता है। एंड बेलोर को उसी कारण सर आर्लन भी कौन है वो पता है। इसीलिए बेलोर यहाँ पर डंकन को सीधा कहता है कि वो तो सर आर्लन को जानता है, बट अगर तुम यानी कि डंक अगर सर आर्लन को जानता है तो उसे ये भी पता होगा कि 16 इयर्स अगो लॉर्ड स्टोकवर्थ को सर आर्लन ऑफ पेनिट्री ने एक फेमस टूर्नामेंट में हराया था, एंड उसके बाद उन्होंने इवन साक्षात ग्रे लायन ऑफ लैनिस्टर्स को हराकर सभी का दिल जीता था। तो उस टूर्नामेंट में इस जो ग्रे लायन को सर आर्लन ऑफ पेनिट्री ने हराया उसका असल में नाम क्या है वो तुम मुझे बताओ। तो ये सुनते ही प्लमर भी काफी एक्साइट हो गया, क्योंकि ये सवाल मतलब डंकन का एक एग्जाम है ऐसा ही समझो, ये प्रूव करने के लिए कि डंकन सही में सर आर्लन ऑफ पेनिट्री को जानता है, उनके बारे में, उनके स्टोरीज के बारे में उसे सही में पता है
ये चीज इस सवाल के आंसर से ही पता चलेगी। डंकन ने यहाँ पर थोड़ा सा सोच के जवाब दिया, सर डेमन लैनिस्टर ही ग्रे लायन ऑफ लैनिस्टर्स है, जो कि इस समय पर लॉर्ड ऑफ कैसरली रॉक बन चुका है। बेलॉर ने ये सुनते ही कहा कि वो आंसर सही है एंड इस समय पर सर डेमन लैनिस्टर इवन टूर्नी ऑफ एशफोर्ड में पार्टिसिपेट करने आए हैं एंड उनको हम इस एपिसोड के एंड में देखेंगे ही। जैसे ही ये सब बातें होती है तो इवन मेकार भी काफी शॉक्ड हुआ कि उसके बड़े भाई को एक लो लेवल के सिंपल मामूली हेज नाइट का नाम कैसे याद है, जिसने 16 इयर्स अगो एक टूर्नामेंट में कुछ इंपॉर्टेंट लॉर्ड्स को अनहॉर्स किया था। इतनी पुरानी इंफॉर्मेशन तुम्हें कैसे पता? तो बेलॉर के मुताबिक असल में बेलॉर का खुद का सर आर्लान के साथ में स्टॉर्म सेंड के एक टूर्नामेंट में जाउस्टिंग का फाइट हुआ था एंड उस फाइट के पहले बेलॉर ने सर आर्लान के सभी फाइट्स की इंफॉर्मेशन हासिल की थी, बिकॉज बेलॉर खुद एक जबरदस्त बैटलफील्ड वाला एंड जाउस्टिंग टूर्नी वाला नाइट है, जिसे सभी बेलॉर ब्रेक्सपियर कहते हैं, बिकॉज उसके साथ टूर्नामेंट में आप टकराओगे तो तुम्हारे स्पीयर, तुम्हारे लैंसेस ब्रेक होके ही रहेंगे। दिस इज बेलॉर द ब्रेक्सपियर। बेलॉर जब भी टूर्नीज में किसी भी नाइट के खिलाफ बैटल करने जाता है तो वो नाइट किस तरीके से जाउस्टिंग के टूर्नामेंट में चार्ज करता है, उसकी सभी जानकारी बेलॉर अपने पास रखता है ताकि वो अपने फाइट में उसे इस्तेमाल कर सके। बेसिकली यही समझो कि बेलॉर एकदम स्टैट्स हिस्टोरियन है। I make it a practice to learn all I can of my foes. इसके बाद बेलॉर कहता है कि स्टॉर्म सेंड के फाइट में सर आर्लान और उसने 4 लैंसेस को तोड़ा एंड फाइनली उसके बाद ही बेलॉर ने सर आर्लान को अनहॉर्स किया, मतलब घोड़े से उनको नीचे गिराया। तो यहाँ पर डंक सीधा कहता है 4 नहीं, सर आर्लान ने 7 लैंसेस को तोड़ा था। डंक के इस छोटा मुंह बड़ी बात वाले हरकत से इवन मेकार वहां पर हंस दिया। We broke 4 lances. It was 7. बेलॉर ने यहाँ पर फिर भी स्माइल करके डंक को सीधा बता दिया कि टेल्स ग्रो इन टेलिंग, मतलब सर आर्लन ने उनके बेलॉर के साथ में हुए फाइट का जो टेल था उसको काफी मिर्च मसाला लगाकर डंक को बताया था। असल में उस टूर्नामेंट में 4 लैंसेस को ही सर आर्लन ने तोड़ा और वो घोड़े से नीचे गिर गए थे, बट उन्होंने डंक को थोड़ा सा झूठ बताकर 7 लैंसेस ब्रेक किए ऐसा कह दिया। तो ये सुनते ही डंक थोड़ा डर गया, क्योंकि इस तरीके से सीधा बेलॉर टारगेरियन की बात झूठ है ऐसा कहना मतलब थोड़ा ज्यादा ही उसने कह दिया, ये उसे समझ गया एंड सीधा उसने वहां पर घुटने टिका दिए एंड उसने कहा कि बेलॉर को उसे माफ करना चाहिए। आपने 4 लैंसेस कहा मतलब उतना ही होगा। मुझे सर आर्लान भी कई बार स्टूपिड बुद्धू कहते थे, वो कहते थे कि आई एम थिक एज अ कैसल वॉल, ये सब वो कहता है। और आगे बेलॉर की वो काफी तारीफ करने लगा। वो कहता है कि बेलॉर दिलदार ऑनरेबल नाइट है। इवन जब सर आर्लन ऑफ पेनिट्री बेलॉर से हारे थे उस टूर्नामेंट में, तब बेलॉर ने ये देखा कि सर आर्लन एक गरीब हेज नाइट है, इसीलिए उस फाइट के बाद में बेलॉर ने सर आर्लन का हॉर्स और आर्मर एकदम रैंसम में नहीं लिया और उनका सभी सामान उनको लेके जाने दिया, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज बेलॉर ने की। जैसे ही डंक ने बेलॉर की इतनी ज्यादा तारीफ की तो मेकार ने यहाँ पर अपना आई रोल करके एकदम ही फनी रिएक्शन दिया। एनीवेज ये होते ही बेलॉर ने प्लमर को कह दिया कि डंक को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने देना चाहिए एंड इसी के साथ साथ डंक अभी ऑफिशियली टूर्नी ऑफ एशफोर्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे ही ये सब हुआ तो मेकार एकदम चिल्लाया, चलो अभी बस हो गया ये नौटंकी, निकलो यहाँ से, एफ ऑफ। जैसे ही मेकार ने ये गुस्से में कहा तो बेलॉर ने डंक को समझाया कि मेकार के इस समय पर 2 बेटे कहीं पर तो गायब हुए हैं एंड इसीलिए उसका ये भाई मेकार थोड़ा सा अपसेट है, ही फियर्स फॉर हिज सन्स लाइफ। ये सुनते ही डंक ने वापस से अपना एकदम थिक एज कैसल वॉल वाला स्टूपिड डायलॉग मारा और कहा कि वो मेकार के गायब हुए बेटों के लिए प्रे करेगा कि होपफुली वो मर ना गए हो। अरे भाई ऐसे कौन बात करता है यार। वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि डंकन यहाँ पर कितना डरा हुआ है, उसे एकदम बड़े लेवल के टारगेरियन से कैसे बात करना है वो भी नहीं पता। बट जैसे ही उसने ये कहा तो मेकार को काफी गुस्सा भी आया था। वो चेयर में एकदम अपने आप को एडजस्ट करता है और वो कुछ उसे कहने ही वाला था, बट उसके पहले ही एशफोर्ड के दरबार से डंक दुम दबाकर भाग गया एंड जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था तो बेलॉर डंक को बताता है कि डंक सर आर्लन ऑफ पेनिट्री का बेटा नहीं है, उनका वो ऑफिशियल ब्लड नहीं, तो वो उनका विंग चैलिस का सिजिल यूज नहीं कर सकता। अगर डंक को टूर्नी में पार्टिसिपेट करना है तो उसे अपना खुद का एक अलग से सिजिल बनवाना पड़ेगा।
इसके बाद डंक आता है उस लड़की के पपेट शो में। यही पपेट शो देखने के लिए एग भी वहां पर आया हुआ था और दोनों भी यहाँ पर फ्लोरियन द फूल और जॉनक्विल का पपेट शो देखते हैं। तो एज ऑफ हीरोज में हजारों साल पहले ये कोई फ्लोरियन द फूल एक कॉमेडियन, एक मजाकिया बंदा था, बट असल में वो एक जबरदस्त नाइट भी था। और इस फ्लोरियन द फूल और जॉनक्विल की लव स्टोरी पूरे वेस्टरोस में हजारों सालों से काफी पॉपुलर है। तो इसी शो में फ्लोरियन का जो पपेट है वो बहुत ही फनी अंदाज में एकदम एक्यूरेट डायलॉग मारते हुए कहता है कि जब अपने पसंदीदा औरत का मामला होता है तब सभी मर्द एक फूल होते हैं, एक मजाकिया पगले बन जाते हैं और वो नाइट भी होते हैं, वो अपने बंदी के लिए कुछ भी कर देंगे। तो जैसे ही ये सुना तो डंक एकदम खुश हो गया एंड पपेट शो के बाद में डंक एंड एग दोनों भी जाके उस पपेटियर गर्ल को मिलते हैं क्योंकि डंक को उसे उस दोनों शोज के पैसे देने थे। इसके बाद उनके कॉन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम है टैंसेल एंड डंक इस लड़की पर फिदा हो गया है, बट ज्यादा उसने कभी भी किसी लड़की से बात नहीं की थी। तो ये कॉन्वर्सेशन उसके तरफ से बहुत ही ऑकवर्ड और फनी रहा था जिसमें एक्चुअली एग ने उसे हेल्प की। यहाँ पर एग इवन टैंसेल को सवाल भी पूछता है कि आग वाला जो उसने हरकत पिछले वाले शो में किया था वो ड्रैगन की फायर थी, वो उसने कैसे की। तो टैंसेल उसे बताती है कि उन्होंने पॉलन का इस्तेमाल किया एंड उस चीज के बारे में एग को पहले से ही पता था। तो वी कैन अगेन अंडरस्टैंड कि एग कोई एकदम मामूली गरीब बंदा नहीं है, उसे पॉलन क्या होता है वो भी पता है, जो कि एक नेचुरली अकरिंग इनफ्लेमेबल एक चीज है। तो डंक ने यहाँ पर एकदम ऑकवर्डली टैंसेल को कह दिया कि उसकी जो शील्ड है उसे वो पेंट करेगी क्या। तो टैंसेल हाँ भी कहती है, बट डंक को तो पता ही नहीं है कि उसे उसके शील्ड पर कौन सा सिजिल पेंट करना है। तो वो बताने में एग उसे मदद करता है। एग ने यहाँ पर अच्छा डिजाइन आइडिया देते हुए कहा कि उस शील्ड पर एक एल्म ट्री होना चाहिए। फिर डंक भी कहता है कि वहां पर थोड़ा अच्छा सनसेट होना चाहिए एंड ये भी कहता है कि उस एल्म ट्री के ऊपर एक शूटिंग स्टार होना चाहिए। तो एग्जैक्टली वो शूटिंग स्टार क्यों मांगता है ये हमने पहले एपिसोड के एंड में देखा था। एंड एल्म ट्री की डिमांड एग करता है क्योंकि इस समय वो जहां पर रह रहे हैं वो एल्म ट्री के नजदीक की ही जगह है। तो ये पर्सनल सिजिल अभी कैसे बनेगा वो तो हमें दिखेगा अगले एपिसोड में। फिर डंक एंड एग का बहुत ही फनी कॉन्वर्सेशन होता है जिसमें डंक ने एग को पूछा कि उसने टैंसेल के साथ में बराबर से बात तो की ना। तो एग उसे समझाता है कि डंक को ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। डंक एंड टैंसेल में एक चीज काफी सिमिलर है एंड दैट इज उनकी हाइट। दोनों भी काफी टॉल है। सर डंकन द टॉल और टैंसेल टू टॉल की जोड़ी वैसे अच्छी लग सकती है एंड उनके बीच में यही कॉमनैलिटी फैक्टर है। तो तुम उसके बारे में ज्यादा सोचो मत, ऐसे एग डंक को बताता है। एंड इसके बाद में अपना छोटू एग भी उसकी भी कुछ इनसिक्योरिटीज डंक के साथ में शेयर करता है। वो कहता है कि उसके उम्र के लिए वो अभी भी काफी छोटा है, तो उसे कई बार लगता है कि वो आगे चल के कभी नाइट बन पाएगा या फिर नहीं। ऐसे उसे हमेशा टेंशन रहता है एंड उसे ये उम्मीद रहती है कि डंक उसे कुछ मोटिवेट करेगा। बट अपना डंक तो सही में थिक एज कैसल वॉल ही है। डंक यहाँ पर कहता है कि मुझे भी सब लोग स्टूपिड समझते हैं, और ऐसा कह के वो चुप हो गया। एक सीधा कहता है कि तुम्हें सब लोग स्टूपिड समझते हैं तो उससे मेरे नाइट बनने का क्या संबंध। एक वहां पर बैठ के सोच रहा है कि डंक को सभी लोग स्टूपिड समझते हैं तो उससे उसे क्या मोटिवेशन मिलेगा भाई। ये पूरा सीन काफी हिलेरियस रहा था एंड एक के रिएक्शंस तो इसमें बहुत ही फनी लगे थे। तो ऐसी ही उनके बीच में बातें ही शुरू हुई थी। तो इतने में वहां पर आ गया लाइनल बराथियन और वो सीधा डंक और एग को लेके चला जाता है टग ऑफ वॉर में, जो कि शुरू है हाउस टायरेल वर्सेस हाउस बराथियन के बीच में। तो अभी इसके बाद में जो यहाँ पर चीजें होती है दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। डंक एंड एग बराथियंस को ये टग ऑफ वॉर जीतने में मदद करते हैं। ये खत्म होने के बाद में शाम हो गई है एंड डंक पहुंचता है किसी आर्मरर स्टीली पेट के यहाँ पर एंड डंक उसे बताता है कि उसे एक अच्छा आर्मर चाहिए जो अच्छा टिकाऊ हो और अगले दिन उसे वो टूर्नामेंट में इस्तेमाल कर सके। तो स्टीली पेट सीधा कहता है कि वो डंक के लिए एकदम कस्टम मेड अच्छा आर्मर बनवाएगा जरूर, बट उसकी कीमत होगी 800 स्टैग्स। तो अभी एग्जैक्टली 800 स्टैग्स मतलब कितना हुआ, वेस्टरोस की करेंसी किस तरीके से यूज की जाती है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा मामला है। उसका ये टेबल आप पॉज करके देख सकते हो, बट अगर इस वीडियो को 1000 के ऊपर लाइक्स आते हैं तो मैं वेस्टरोसी करेंसी समझाने का एक लोअर वीडियो अच्छे से बना दूंगा। तो बेसिकली स्टैग्स मतलब सिल्वर कॉइन्स होते हैं और डंक के पास में इस समय पर सिर्फ 2 स्टैग्स होते हैं एंड बाकी उसके पास था सर आर्लान का
थोड़ा आर्मर। तो स्टीली पेट कहता है कि वो 600 स्टैग्स और सर आर्लान का पुराना आर्मर लेगा, जिसे पिघलाकर वो कुछ अच्छे वेपन वगैरह बना सकता है छोटे मोटे, बट उसे 600 सिल्वर स्टैक्स तो चाहिए ही, जो डंग के पास में नहीं थे। तो स्टीली पेट ने डंग के 2 सिल्वर स्टैक्स को ही लिया एंड उसको सीधा बता दिया कि दैट बाइज यू अ डे, तुम एक रात में 600 स्टैक्स को अच्छे से जुगाड़ लेना एंड उसके बाद में मैं तुम्हें आर्मर दे दूंगा। तो यही पैसे 600 सिल्वर स्टैक्स जुगाड़ने के लिए डंग अपने फेवरेट घोड़े स्वीटफुट को एक तबेले में जाकर बेचता है, जिसके बदले में उसे काफी सारे पैसे मिले। अभी वो एग्जैक्टली कितना है वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, बट लेट्स जस्ट अज्यूम कि स्वीटफुट को बेचने के बाद में डंग के पास में काफी अभी पैसे आए हैं आर्मर खरीदने के लिए। स्वीटफुट को बेचने के बाद में डंग एंड एग का वापस से कॉन्वर्सेशन हुआ एंड वी कैन सी कि एग उस खाने को देखकर काफी इरिटेट होता है। यहाँ पर उनके बीच में कॉन्वर्सेशन में डंग एग को समझाता है कि उसे कुछ भी करके इस टूर्नामेंट में अच्छे से परफॉर्म करना है, क्योंकि उसकी ताकत अगर वहां पर मौजूद कोई लॉर्ड्स देखते हैं तो वो उनके घरों में उसे अच्छे से नौकरी दे देंगे एंड उसका सपना तो ये भी है कि सीधा हाउस टारगेरियन के लिए काम करना। जैसे ही डंक ये अपना सपना बोल के दिखाता है तो एग ने सीधा उसे कह दिया कि क्या तुम्हें सही में लगता है साक्षात ड्रैगन हाउस किसी हेज नाइट को ले लेगा? तो एग ने डंक को ऐसे डाउन प्ले किया तो डंक ने भी उसे समझा दिया कि सर डोनेल ऑफ डस्केंडेल एक क्रैबर का बेटा, एक फिशरमैन का बेटा होने के बावजूद आज वो किंग्स गार्ड है, रॉयल फैमिली ऑफ टारगेरियंस का वो पर्सनल बॉडीगार्ड है, तो वो अगर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो एग डंक को सीधा समझाता है कि सर डोनेल ऑफ डस्केंडेल क्रैबर फैमिली से बिलोंग तो करते हैं बट वो कोई गरीब फिशरमैन फैमिली का नहीं है। सर डोनेल ऑफ डस्केंडेल के पिता पूरे वेस्टेरोस का आधा क्रैब बिजनेस को संभालते हैं, मतलब वो एक बड़े ट्रेडिंग फैमिली से आता है, वो किसी गरीब फैमिली से नहीं आता। जैसे ही ये डंक ने सुना तो उसके होश ही उड़ गए, बट उसने यहाँ पर एग को ये भी पूछा कि ये डोनेल ऑफ डस्केंडेल के फैमिली की इंफॉर्मेशन तुम्हें कैसे पता? तो ये सुनते ही एग थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया। उसने सीधा झूठ बोलते हुए कहा कि उसे फिशिंग पसंद है, इसलिए फिशिंग बिजनेस की उसे थोड़ी जानकारी है। तो ये झूठ जैसे ही एग ने बोला इतने में शुरू हो गया टूर्नामेंट का पहला इवनिंग। काफी सारी भीड़ टूर्नी ग्राउंड्स पर पहुंच जाती है एंड वहां पर पहुंचते हैं इवन डंक एंड एग। वी कैन सी रॉयल बॉक्स में ऊपर बैठे हुए हैं एरियन, लॉर्ड एशफोर्ड, बेलॉर और मेकार। जैसे ही सभी लोग सेटल डाउन हुए तो अपने जो भी जाबाज नाइट्स अभी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे वो अपना एकदम ऑरा दिखाने लगे एंड इसी में आया लॉर्ड सर मेडगार टली। तो हाउस टली ऑफ रिवर रन का सिजिल एक सिल्वर ट्राउट फिश है, तो यहाँ पर मेडगार टली ने सीधा एक सिल्वर ट्राउट फिश को अपने मुंह से तोड़कर मुंह से चबाकर ऑडियंस में फेंक दिया ताकि पूरी ऑडियंस हाइप हो जाए एंड वी कैन सी सभी लोग एकदम जोश में चिल्लाने लगे। इवन एग वॉज हाइप ड्यू टू दिस। तो ये जो हाउस टली है वो असल में गेम ऑफ थ्रोन्स के समय पर लेडी कैटलीन स्टार्क का माइका है, उसके पेरेंट्स हाउस टली से बिलोंग करते हैं। तो हाउस टली के साथ साथ यहाँ पर हमें लॉर्ड लैनिस्टर, इवन लॉर्ड लायनल बराथियन एंड उसके साइड में हाउस हाईटॉवर का सर एबेलार हाईटॉवर नाइट भी दिखाई देता है। लास्टली यहाँ पर एकदम स्वैग में एंट्री मारी बेलॉर द ब्रेक्सपियर के बेटे वलार टारगेरियन ने, जिसके ब्राउन बालों में हम एक व्हाइट स्ट्रिक को देख सकते हैं। तो अब तक शो में जो भी कैरेक्टर्स दिखाए हैं उनके लुक्स काफी बुक एक्यूरेट रहे। बुक में वलार टारगेरियन के बालों में एक ऐसी व्हाइट स्ट्रिक आगे के तरफ दिखाई गई है, बट यहाँ पर शो में वलार के सर के पीछे के तरफ एक बालों में व्हाइट स्ट्रिक दिखाई दिया है, बट अदरवाइज दिस इज अ बुक एक्यूरेट लुक। इस वीडियो में पहले एक चीज बतानी रह गई थी एंड दैट इज एरियन का सिर्फ एक लुक ऐसा रहा जो कि मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया। जब वो डंग से मिलता है तभी उसके बात करने का अंदाज और वो सभी डायलॉग्स एकदम बुक से ही लिए गए हैं, बट एरियन का बुक में लुक लंबे बालों वाला है, बट यहाँ पर उन्होंने एरियन का लुक शॉर्ट हेयर का दिखाया। तो एनीवेज यहाँ पर वलार टारगेरियन का हम बैडएस टारगेरियन सिजिल वाला आर्मर देख सकते हैं। हमने पहले हाउस ऑफ द ड्रैगन में भी डेमन टारगेरियन का एक बहुत ही जबरदस्त हाउस टारगेरियन का
ड्रैगन वाला एक आर्मर देखा था, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी एक बहुत ही बढ़िया आर्मर उन्होंने डिजाइन किया है। एंड यहीं पर इसी के साथ साथ शुरू होती है 5-on-5 तूफानी फाइट। तो अभी एग्जैक्टली ये 5 वर्सेस 5 फाइट क्यों है एंड इस फाइट के रूल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो के पहले बताया कि ये जो भी टूर्नी ऑफ एशफोर्ड है वो रखी गई थी लॉर्ड एशफोर्ड के बेटी के 13th नेम डे के लिए, यानी कि ग्विन के 13th जन्मदिन के लिए ये टूर्नामेंट ऑफ एशफोर्ड रखा गया था। एंड इस टूर्नामेंट के रूल्स के हिसाब से लॉर्ड एशफोर्ड ने 5 जाबाज नाइट्स को उनके बेटी का चैंपियन बनाया है। तो अभी टूर्नामेंट के रूल्स के हिसाब से सभी चैलेंजर्स को उन 5 नाइट्स को एक एक करके हराना है। एंड जब ये टूर्नामेंट्स पूरी तरीके से खत्म होगी एंड जो 5 नाइट्स घोड़े पर से नीचे नहीं गिरेंगे, जो जाउस्टिंग के टूर्नामेंट में अनहॉर्स नहीं होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि क्या लॉर्ड एशफोर्ड के बेटी को फेयर मेड का टाइटल दिया जाएगा और क्या उसे वो क्राउन ऑफ लव एंड ब्यूटी का टाइटल देंगे। तो बेसिकली 5 फाइटर्स लॉर्ड एशफोर्ड के बेटी को वो टाइटल देने के लिए लड़ रहे हैं एंड बाकी चैलेंजर्स उस टाइटल को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ही समझो। तो वी कैन क्लियरली सी यहाँ पर 5 वर्सेस 5 की बैटल शुरू है। द ओरिजिनल 5 चैंपियंस जो लॉर्ड एशफोर्ड ने चूज किए थे अपने बेटी के लिए, उसमें आता है सबसे पहला सर एंड्रू एशफोर्ड जो कि ग्विन का ही बड़ा भाई है। एंड इसके खिलाफ जाउस्ट में बैटल करता है सर टाइबॉल्ट लैनिस्टर यहाँ पर। देन सेकंड चैंपियन इस ग्विन का दूसरा बड़ा भाई सर रॉबर्ट एशफोर्ड एंड इसके खिलाफ तो साक्षात सर लाइनल बराथियन द लाफिंग स्टॉर्म यहाँ पर टिल्ट में बैटल कर रहा है। थर्ड चैंपियन ऑफ ग्विन इज लॉर्ड सर लियो टायरेल, जिन्हें हमने इस एपिसोड के सबसे शुरुआत में देखा था। एंड वो फाइट कर रहे हैं ग्रे लायन सर लॉर्ड डेमन लैनिस्टर। एंड इनके बारे में भी हमने इस एपिसोड में पहले जाना। ये लॉर्ड सर डेमन लैनिस्टर वही है जिनको 16 ईयर्स अगो सर आर्लन ऑफ पेनिट्री ने अनहॉर्स किया था एंड उसी कारण वो पॉपुलर भी हुए। देन नेक्स्ट चैंपियन फॉर ग्विन इज सर हम्फ्री हार्डिंग जो इस समय पर सर मेडगार टली से लड़ रहे हैं। एंड लास्टली प्रिंस वलार टारगेरियन जो एबेलार हाईटॉवर के खिलाफ टिल्ट में फाइट कर रहा है। तो इस तरीके से इनके बीच में जबरदस्त फाइट शुरू होती है। कुछ बहुत ही मस्त एक्शन सीक्वेंसेस हमें यहाँ पर देखने मिले, बट जैसे ही वो बहुत ही तगड़ी फाइट सबकी शुरू होती है तो डंक को सर आर्लन ऑफ पेनिट्री की काफी याद आने लगी। हमें थोड़े से क्विक फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं एंड एग्जैक्टली उन फाइट्स में क्या हुआ ये हमें कुछ पता चले उसके पहले ही सीन कट्स टू डंकन एग का कैंप साइट, जहां पर एग अपने एक लकड़ी के तलवारों से कुछ प्रैक्टिस कर रहा है और बातों ही बातों में उसने सीधा ब्लैक फायर्स को गाली दे दी। तो मैंने ब्लैक फायर रेबेलियन क्या था वो शॉर्ट में पहले बताया ही। तो टारगेरियन परिवार के जो भी बच्चे होते हैं उनको बचपन से ही बताया जाता कि तुम्हारे दुश्मन ब्लैक फायर्स है, और सभी टारगेरियंस के बच्चों को नाइट इसलिए बनाया जाता है ताकि वो इवेंचुअली अगर ब्लैक फायर्स ने कुछ प्रॉब्लम्स खड़े किए तो उनको वो हरा सके। क्योंकि एज आई सेड ब्लैक फायर वैसे तो हार चुके हैं बट वो यहाँ वहां पर मौजूद है और कभी भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग जैसे ही अपनी नटखट हरकतें कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि उसके सर डंकन द टॉल थोड़े सैड है और कुछ ख्यालों में खोए हैं। तो एग उसे पूछता है कि सर डंकन को क्या हुआ। तो सर डंकन द टॉल फाइनली बताता है कि आखिर उसका और सर आर्लन ऑफ पेनिट्री का कैसे रिश्ता था। डंक एग को बताता है कि सर आर्लन ऑफ पेनिट्री वैसे तो कोई एकदम टैलेंटेड बहुत ही जाबाज नाइट तो नहीं थे, उनको ऐसे कोई बहुत जबरदस्त तलवारबाजी या फिर लैंस का इस्तेमाल करने नहीं आता। वो वैसे एवरेज नाइट थे, एवरेज फाइटर थे, वो इवन अय्याशी करते, वो बेवड़े थे, दारू पीते थे और एकदम लोंडियाबाज भी रहे। बट फिर भी डंक इमोशनल होता है क्योंकि कुछ भी हो जाए सर आर्लन ऑफ पेनिट्री ने डंक को अपना फैमिली समझा। डंक जब भी कुछ भी नहीं था, एक रास्ते पर सड़क छाप बच्चा था किंग्स लैंडिंग के फ्ली बॉटम के गरीबी वाले इलाके में, तभी सर आर्लन ने डंक को देखा और अपना स्क्वायर बनाया एंड उसे थोड़ी क्यों ना हो एक अच्छी जिंदगी दी।
सर आर्लन ऑफ पेनिट्री बेसिकली डंक के लिए एक फादर फिगर थे और डंक उनके लिए एक बेटे जैसा ही था। डंक एक को बताता है कि सर आर्लन ऑफ पेनिट्री ने डंक को एक ऑनरेबल मैन बनने के लिए संस्कार दिए एंड उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, उनके पूरे ऑलमोस्ट 60 इयर्स यहाँ वहां पर अलग अलग लॉर्ड्स के लिए अच्छे से सर्विस की एज अ हेज नाइट। बट फिर भी आज कोई भी लॉर्ड उनको पहचानता नहीं। डंक को ये सैड लगता है कि सर आर्लन की लाश को एक बहुत ही अजीब से जगह पर दफनाया गया। उन्होंने इतनी अच्छी चीजें करने के बावजूद उन्हें कोई नोबल लॉर्ड नहीं जानता एंड सर आर्लन को कोई नहीं पहचानता एंड वो इसी चीज को बदलना चाहता है। डंक के मुताबिक वो खुद सर आर्लन ऑफ पेनिट्री की लेगेसी है, उसके जरिए सर आर्लन का नाम जिंदा रहेगा एंड इसीलिए वो कल सुबह सबको दिखाएगा कि सर आर्लन के हाथों ने किस चीज को बड़ा किया। एंड आफ्टर दिस ये सेकंड एपिसोड यहीं पर एंड हुआ। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, अगर आपको इस नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन और सीन बाय सीन फुल रिकैप पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके लिए तो वो बस एक सिंपल सा क्लिक होगा, बट ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने में उस क्लिक की बहुत मदद होती है। यूट्यूब एल्गोरिदम में लाइक्ड वीडियोस का काफी इंपॉर्टेंस है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को प्लीज लाइक किया कीजिए, दैट हेल्प्स अ लॉट। तो दैट्स ऑल इन दिस वन गाइज। अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय एंड टेक केयर।